सिक्योरिटी के इंतजामात दूसरी समत किए गए थे और कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी जिससे ये एहसास हो कि किसी को इस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के कत्ल का खतरा है। ताहम जरूरी उमूर तो सरकारी इंतजामात के तहत तो होते ही हैं और इस तरह ये इंतजामात भी किए गए थे। इमारत की आखिरी मंजिल पर एक महफूज जगह बैठकर मैंने वो बक्स खोल लिया जिसमें राइफल रखी हुई थी। राइफल के मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर मैं तैयार हो गया। जो लोग मुझे यहाँ तक लाए थे वो वापस चले गए थे क्योंकि अब उनका यहाँ कोई काम नहीं था। मुझे पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी पर अब आगे के सारे काम सर अंजाम देने थे। यहाँ इमारत में उस दिन काम नहीं हो रहा था और सिर्फ नीचे चंद मजदूर अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। ये गैर मुतालिक लोग थे और इनकी निगाहें बचाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया था। ग्रे कलर की स्पोर्ट्स कार की चाबी मेरे पास महफूज थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मैं काम उन लोगों की ईमा पर कर रहा था, लेकिन मुझे भी उस वक्त मोहतात रहना था क्योंकि मेरी अपनी जिंदगी का भी बराह रास्त मसला था। किसी भी चक्कर में फंस सकता था। मैं क्लाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखता रहा। फिर मैंने रनवे पर उस तैयारे को उतरते हुए देखा जो मेरा मतलूबा तैयारा था। राइफल में बहुत ही शानदार दूरबीन नस्ब कर दी गई थी और इसमें तमाम वो चीजें मौजूद थीं जो इस वक्त मेरे लिए कारआमद थी। फिर मैंने तैयारे की सीढ़ी से लोगों को नीचे उतरते हुए देखा। इस्तकबालिया लाइन अलग लगी हुई थी। फोटोग्राफर तस्वीरें बना रहे थे। मैंने राइफल सीधी कर ली और दूरबीन में उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगा। बारी जिसामत का किसी कदर पस्ता कामत का आदमी था। चंद अफराद के नीचे उतरने के बाद वो भी अपना हाथ सीधा किए हुए नीचे उतरने लगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी आखिरी थी। राइफल के जाविये बदल रहे थे। दूरबीन में काम हो रहा था और मेरी उंगली ट्राइगर पर मुस्तैद थी। मैंने तीसरी और चौथी के दरमियान वक्फे को जहन में रखा और इसके बाद फौरन ही ट्राइगर दबा दिया। मैंने देखा उस शख्स के दोनों हाथ फिजा में फैले। पेशानी में बन जाने वाला सुराख भी नुमाया तौर पर नजर आ गया था और मुझे एहसास हो गया था कि मैंने अपना काम पूरी खुश उसलूबी से सरअंजाम दे लिया है। हिदायत के मुताबिक मुझे राइफल वहीं फेंक देनी थी क्योंकि इस वक्त मुझे इसे लेकर नीचे उतरना इंतहाई खतरनाक था। मैं बर्क रफ्तारी से नीचे जाने वाले रास्ते की जानिब दौड़ पड़ा। पुलिस गाड़ियों के सायरन फजा में गूंज उठे थे। चश्मे तस्वुर से मैं एयरपोर्ट पर होने वाली अफरा तफरी देख रहा था। सिक्योरिटी वाले इतने अहमक नहीं होते कि समत का अंदाजा न लगा सके। जितनी बर्क रफ्तारी से मैं अमल कर सकता हूँ मुझे अमल कर लेना चाहिए वरना सूरत हाल बेहद भयानक हो जाएगी। बहरहाल नीचे गाड़ी तक पहुँचते हुए वक्त लगा था। मोटरसाइकिलों की आवाजें चारों तरफ फैल गई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे गियर में डालकर छोड़ दिया। गाड़ी बर्क रफ्तारी से सीधी सड़क पर दौड़ने लगी। ये सड़क कोई 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद 2 समतों में तकसीम हो जाती थी। मुझे दाहिनी समत जाना था और फिर एक लंबा रास्ता तय करके वापस उस जगह पहुंचना था जहां पहुंचने की मुझे हिदायत कर दी गई थी। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि वो लोग पूरी तरह चारों तरफ मुस्तैद होंगे और मिस्टर ए और मैडम वी को ये बात मालूम हो चुकी होगी कि मैंने खुश उसलूबी से उनकी सौंपी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी है। रास्ते में कहीं और भी रुक सकता था लेकिन ऐसे मौका पर इस किस्म की हमाकतें नहीं की जा सकती। अभी चूंकि उन्हीं लोगों के साथ आगे के काम भी सरअंजाम देने थे इसलिए कहीं रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। स्पोर्ट्स दौड़ती रही और फिर एक लंबा रास्ता उबूर करके फिर बड़े पूरे बाजार में पहुंच गई। यहाँ मुझे उसकी रफ्तार सुस्त करनी पड़ी। फिर अचानक ही मैंने आगे रास्ता बंद महसूस किया। ट्रैफिक रुक गया था। रास्ता न जाने क्यों बंद हो गया था। हालांकि इतनी चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक जाम होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैं एक लम्हे में होशियार हो गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ क्या सूरत हाल पेश आ जाए। गाड़ी को बिल्कुल ही रोक देना पड़ा था। मैं देखना चाहता था कि ट्रैफिक रुकने की वजह क्या है। बहुत से लोग हार्न बजा रहे थे। बहुत से लोग मेरी ही माने नीचे उतर आए थे इसलिए किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मैं जरा सा और पीछे हो गया और इसके बाद काफी पीछे हट गया। न जाने क्यों जहन ये गवाही दे रहा था कि कोई गड़बड़ है और शायद मेरी ही वजह से है। बहरहाल फिर एक टैक्सी पर नजर पड़ी जो दूसरी गाड़ियों के साथ ही लाइन में लगी हुई आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। उसके पीछे भी 2 गाड़ियां आ लगी थी। मैंने दरवाजा खोला तो ड्राइवर ने, जो मकामी आदमी मालूम होता था, मुझे देखा और बेजारी के अंदाज में बोला, कहाँ जाएंगे साहिब? यहाँ से निकलो तो बताओ कि कहाँ जाना है। पता नहीं क्यों रास्ता बंद हो गया है। हाँ साहिब, हालांकि ये जगह तो ऐसी मुश्किल भी नहीं है। यहाँ कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। शायद पुलिस ने रास्ता रोका है। चलो ठीक है, अपनी गाड़ी का मीटर डाउन कर दो ताकि तुम्हारा बिल तो बनता ही रहे। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराकर गर्दन खम की और मीटर डाउन कर दिया। मैंने अपने हुलिये में जो तब्दीली चंद चीजों से मुमकिन हो सकती थी की और इत्मीनान से बैठ गया। फिर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकने लगी। ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ाई। मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ियों के बीच में खड़ी हुई थी और उसके पीछे चंद गाड़ियां रुककर हॉर्न बजा रही थी क्योंकि सड़क काट कर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था।
लेकिन मेरी टैक्सी आगे निकलने में कामयाब हो गई। हमने देखा पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं और एक एक गाड़ी को दरमियान से गुजरने दिया जा रहा है। मैं मोहतात होकर बैठ गया। इस किस्म की चेकिंग किसी खास आदमी की तलाश के लिए होती है। पुलिस वालों के दरमियान से गुजरते हुए अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, एक शाना उचका लिया और अजीब से अंदाज में सीट से टिक कर बैठ गया। टैक्सी आगे निकल गई और फिर रुकावटें वाली जगह जब खासी पीछे रह गई तो मैंने भी अपना होलिया दुरुस्त कर लिया। ड्राइवर को इस बात का एहसास नहीं हो सका था। उसने कहा, अब बताइए कि किधर चलूं जनाब? चैनल स्क्वायर। मैंने जवाब दिया और ड्राइवर ने टैक्सी बाएं हाथ को काट ली। उसी रास्ते से गुजरकर मुझे मतलूबा जगह पहुंचना था। ट्रैफिक में कोई 25-30 मिनट सर्फ हो गए थे। भर तो ड्राइवर इत्मीनान से टैक्सी चलाता रहा और मैं भी मुतमईन अंदाज में बैठ गया। फिर मैंने उस इमारत से कुछ फासले पर टैक्सी रुकवा ली। यहाँ पहुंचकर मुझे मैडम वी को रिपोर्ट करनी थी। ड्राइवर को टैक्सी का बिल थोड़े से टिप से अदा करके मैं पुरितमान कदमों से चलता हुआ इमारत के करीब पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हो गया, लेकिन अंदर दाखिल होकर अचानक मुझे एहसास हुआ कि इमारत के मामूलात वो नहीं जो हुआ करते थे। कोई भी इधर उधर आता जाता नजर नहीं आ रहा था। मैं ठिठक कर रुक गया। एक लम्हे में मेरी छठी हिस्स ने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि कोई खास बात हो गई है। अचानक ही मैंने अकब में कुछ सरसराहटें महसूस की। पलटकर देखा तो दिल दक से रह गया। पुलिस की वर्दी में मलबूस कुछ पुलिस अफसरान खड़े हुए थे, लेकिन उन सब के हाथों में पिस्तौलें थीं और उनका रुख मेरी जानिब था। फिर दाएं और बाएं तरफ से भी मैंने चंद पुलिस वालों को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले आ रहे थे। एक लम्हे में ये एहसास हो गया कि कोई गड़बड़ हो गई है। अचानक ही एक पुलिस मोबाइल इमारत के गेट पर आकर रुकी और उसमें से चंद अफराद नीचे उतर आए। वो एक दूसरे से मालूमात हासिल कर रहे थे। उनका निशाना मैं ही था और मेरे पूरे बदन में सरसराहटें हो रही थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन बहरतौर जो भी होना था वो हो गया था। वो पिस्तौलें सीधी किए हुए मेरे करीब पहुंच गए। मुझे हाथ बुलंद कर लेने की हिदायत की गई और इसके बाद मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पिस्तौल की नालियां टिकाकर मेरी तलाशी ली गई। मैंने बराई हुई आवाज में कहा, क्या बात है जनाब? क्या जुर्म सरजद हो गया है मुझसे? कोई खास बात है? किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी दोनों कलाइयों को गिरफ्त में लेकर उनमें हथकड़ियां डाल दी गईं। मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, मेरे साथ ये सलूक? मैंने कहना चाहा, लेकिन मुझे जोर से धक्का दिया गया और चंद लोगों ने मुझे संभाल लिया। फिर वो मुझे बुरी तरह घसीटते हुए मोबाइल की जानिब ले चले और निहायत बेदर्दी से मुझे उठाकर मोबाइल में फेंक दिया गया। फिर काफी अफराद ऊपर चढ़ आए और उन्होंने मुझे सीधा कर दिया। बुरी तरह दुर्गत बन रही थी, लेकिन मेरा जहन अब भी बामल था और मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि यह सब कुछ गैर मामूली है। उन लोगों का इस इमारत तक पहुंच जाना और किसी और का यहाँ नजर न आना कुछ और ही कह रहा है। शायद मेरे खिलाफ कोई साजिश बहुत उम्दगी से की गई है। मोबाइल के सफर के दरमियान मैं यही सोचता रहा कि मिस्टर ए वगैरह ने सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझसे एक आदमी को कत्ल करा दिया है और चूंकि मैं वहां गिरफ्तार नहीं हो सका, इसलिए यहाँ इस इमारत में मेरे लिए माकूल बंदोबस्त कर दिया गया है। बहरहाल जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था वो इस कदर बेरहम नजर आ रहे थे कि उनसे किसी किस्म के रहम की तवक्को नहीं की जा सकती थी। बात बिगड़ चुकी थी और अब अपने आप को कुछ देर के लिए अपने आप ही से बेताल्लुक कर लेना मुनासिब था, वरना अंदाजा ये हो रहा था कि अगर मैंने जरा भी कोई हरकत की तो ये लोग मुझे यहीं पर ज़िबा कर देंगे। फिर मोबाइल रुक गई और वो लोग मुझे इसी तरह घसीटते हुए इमारत की जानिब ले चले। बहुत पुरस्रार कैफियत थी और मैं इसमें बुरी तरह उलझा हुआ था। मुझे इमारत के अंदर लाकर एक लॉकअप में धकेल दिया गया और चंद अफराद मेरी निगरानी पर मामूर हो गए। उनकी निगाहें जब भी मुझ पर पड़ती उनमें खून तैरता हुआ नजर आता था। फिर मैंने इशारे से पानी मांगा तो सामने खड़े हुए एक शख्स ने मुझे मोटी सी गाली दी और न जाने क्या क्या कहने लगा। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर चंद लोगों को उस जगह महसूस किया और निगाहें उठाकर उन्हें देखने लगा। लॉकअप का दरवाजा खोला जा रहा था। जो लोग सामने आए थे वो फौजी वर्दी में मलबूस थे। गोया अब पुलिस मुझे फौज के हवाले कर रही है, लेकिन मैं खामोश तमाशाई की हैसियत से उनकी तमाम कार्रवाइयों को देखने लगा। आने वालों ने मेरे हाथों से हथकड़ियां खुलवा कर मुझे अपने तौर पर रस्सी से बांधा और बुरी तरह बांधा। इसके बाद वो लोग मुझे उस इमारत में से निकाल कर एक बार फिर गाड़ी में लाए। ये फौजी ट्रक था। बाहर कार्रवाइयां हो रही थी। मैं उनकी आवाजें नहीं सुन सकता था। इस बार मुझे जिस इमारत में ले जाया गया वो सुर्ख रंग की एक वसी और इज़ इमारत थी। यकीनन कोई फौजी हेडक्वार्टर या कोई ऐसा फौजी ऑफिस जहां से उन्हें मेरे सिलसिले में कार्रवाइयां करने की हिदायत मिली थी। मुझे यहाँ ट्रक से उतारा गया और इसके बाद पैदल आगे बढ़ाया गया। पीछे इंतहाई मोहलक हथियारों से मुसल्लह फौजी चल रहे थे। ये लोग मुझे लिए हुए अंदरूनी हिस्से में आए। फिर एक और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया जहाँ मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। मैं खुरदरे फर्श पर तकरीबन लेट गया और एक अजीब सी ज़हनी कैफियत महसूस कर रहा था। फर्श पर लेटकर मैं गहरे गहरे सांस लेता रहा
सोचने समझने की सलाहियतें थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मफलूज हो गई थी और मैं अपने जहन को आज़ाद छोड़कर सिर्फ ये सोच रहा था कि देखें आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या सलूक किया जाता है। वो लोग यहाँ लाने के बाद गालिबन कुछ और कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए थे। काफी वक्त मुझे वहाँ गुजारना पड़ा। गालिबन 8-10 घंटे इसी तरह गुजर गए थे। अलबत्ता इस दौरान मुझे चाय पेश की गई और फिर खाना दिया गया। बिलाखिर चंद अफराद मेरे पास आए। ये भी फौजी वर्दी में मलबूस थे। इन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम एक भयानक जुर्म के बाद गिरफ्तार किए गए हो। बेहतर यह है कि समझदारी से काम लेना, वरना जिंदगी इस जगह खत्म हो सकती है। एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर जहाँ चंद फौजी मुस्तैद खड़े हुए थे, दरवाजा खोला गया और इसके बाद मुझे अंदर दाखिल कर दिया गया। कमरे के माहौल पर नजर दौड़ाई तो अच्छा खासा दहशतनाक माहौल नजर आया। वसी और इस कमरे में एक बहुत बड़ी मेज लगी हुई थी जिसके अकब में 4 आदमी बैठे हुए थे। ये बड़े बड़े फौजी ऑफिसर थे। दूसरे हिस्से में सिर्फ एक कुर्सी पड़ी हुई थी। मुझे आगे आने का इशारा किया गया और उनमें से एक ने उठकर तमाम बंदिशें खोल दी और मुझे कुर्सी पर बैठने की पेशकश की गई। जैसे ही मैं बैठा, कमरे में ऊपर की समत लगी हुई तेज रोशनियां जल उठी, लेकिन उनका मरकज मैं न था। मैं उनके चेहरे नहीं देख सकता था क्योंकि मेरी आंखें रोशनियों की वजह से चिकाचुंध हो रही थी। ये खास अंदाज होता है मालूमात हासिल करने का और किसी को ज़हनी तौर पर मुअत्तल कर देने का। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारा नाम? जहांगीर जमाल शाह। मैंने किसी किस्म की कोई हमाकत के बगैर जवाब दिया। ताल्लुक? समझा नहीं। कहाँ से ताल्लुक है? यहीं, इसी शहर से। सच सुनना चाहते हैं हम? बिल्कुल सच। मैं इन हालात में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जनाब, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है और मैं इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तुम्हारा ताल्लुक इस शहर से नहीं है, इस मुल्क से भी नहीं है। आप अपने तौर पर जो दिल चाहे कह सकते हैं। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बहुत ज्यादा सख्त जान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे पूरे बदन की खाल उतारी जा सकती है। जिन हालात में मुझे यहाँ तक लाया गया है, उन हालात में मैंने इस बात का यकीन कर लिया है कि आप लोग मेरे साथ हर किस्म का तशद्दुद कर सकते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका एक एक लफ्ज सच सच कह दो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एयरपोर्ट पर तुमने जिस शख्स को कत्ल किया है, उसके कत्ल पर तुम्हें किसने आमादा किया? मैं इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वरना तुम पर अजियतों के पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ बेहतर यह है कि आप मुझे अजियत गाह में पहुँचा दें, क्योंकि मैं इससे आगे कोई जवाब नहीं देना चाहता। देखो दोस्त, मुदाफत उसी वक्त तक मुनासिब होती है जब तक आसानी से की जा सके। तुम्हारे अतराफ के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर तुमने इसके बावजूद मुदाफत जारी रखी तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। खामखा जिस्मानी तकलीफ का शिकार हो जाओगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई अजियत उठानी पड़े। इस किस्म के काम जाहिर है हुकूमतों ही के ईमा पर किए जाते हैं और जो लोग ऐसे काम करते हैं वो मामूली हैसियत के हामिल नहीं होते। हम भी दूसरे ममालिक जाते हैं और सीक्रेट एजेंट की हैसियत से वहाँ भी ऐसे ही कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं। अब अगर हम कभी तुम्हारे मुल्क पहुँचे तो तुम भी हमारे साथ बहुत बेहतर सलूक करने की कोशिश करना। यही हमारी इस वक्त तुम्हारे साथ रायत का जवाब होगा। अपनी दानिश्त में वो शख्स मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मैं ये फैसला कर रहा था कि अब मुझे इन लोगों के सवालात के क्या जवाब देने चाहिए। बहरहाल मैंने अपने आप को पुरसुकून रखने की कोशिश की थी। सामने बैठे हुए एक शख्स ने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम बता तो चुका हूँ, यानी जहांगीर जमाल शाह। हाँ। ताल्लुक कहाँ से है? मकामी हूँ, लेकिन हमने सुना है कि तुम अपने आप को गैर मुल्की क्लेम करते रहे हो। गलत सुना है आप लोगों ने। खैर, इसकी तस्दीक बाद में हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, क्या तुम इस बात का एतराफ करते हो कि तुमने ऑस्ट्रेलियाई सनतकार को एयरपोर्ट पर कत्ल किया है? हाँ। क्यों? मुझे उसके लिए आमादा किया गया था। किस तरह? माकूल मुआवजा देकर, गोया तुम किराए के कातिल हो। हाँ। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं तुमने? बेशुमार। गुड, वेरी गुड। शक्लो सूरत से तो इस कदर खतरनाक आदमी नजर नहीं आते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा, भाई बहुत अच्छा आदमी लगता है ये तो। माय डियर जहांगीर जमाल शाह, आप किराए के कातिल हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सनतकार को किसके ईमा पर कत्ल किया है आपने? जेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानते हो? मैंने कहा और वो शख्स चौंक पड़ा। जेड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, ये तो इसराइल की एक एजेंसी का नाम है, इसी की बात कर रहा हूँ। तो फिर जेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इस काम के लिए किराए पर हासिल किया था। अरे वाह, दिलचस्प, बेहतरीन। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने अपना काम सरअंजाम दिया और इसके बाद गिरफ्तार हो गया। बहुत दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प। वेरी गुड माय डियर मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, आप उस शख्स को कत्ल करने का एतराफ करते हैं? मुकम्मल तौर पर।
ذرا طریقہ قتل تو بتائیے۔ زیر تعمیر عمارت کی آخری منزل پر جو ایئرپورٹ سے متصل ہے، میں نے مورچہ بنایا اور وہاں سے صنعتکار کا نشانہ لے کر اسے قتل کر دیا۔ معاوضہ کیا ملا ہے تمہیں اس کام کا؟ $1,00,000 طے ہوئے تھے، لیکن معاوضہ بعد میں ادا کیا جانا تھا۔ تمہارے خیال میں زیڈ آرگنائزیشن کیا ہے؟ ابھی آپ اس کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تمہیں پہلے سے اس کے بارے میں معلوم تھا؟ ہاں، اور یہ بھی معلوم تھا تمہیں کہ اسرائیلی صنعتکار، میرا مطلب ہے جس کا کاروبار آسٹریلیا میں ہے اور جو امریکہ کا باشندہ ہے، اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا؟ نہیں، یہ بات میں نہیں جانتا۔ تمہیں صرف قتل کرنے سے غرض تھی؟ ہاں۔ اب آخری بات اور بتا دو کہ تمہارے اس بیان میں سے ہم کتنے فیصد جھوٹ کا تصور رکھیں؟ یہ آپ کی اپنی پسند پر ہے مسٹر۔ اچھا، دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتے۔ حالات کی روشنی میں جو بھی تحقیق سامنے آئے گی اس کے تحت تمہیں سزا دی جائے گی۔ اگر تم غیر ملکی جاسوس قرار پا گئے اور اس قتل کا کوئی پس منظر ہوا تو ظاہر ہے تمہیں جاسوسی کرنے کے قانون کے تحت گولی مار دی جائے گی، اور اگر کہیں سے کوئی رعایت حاصل ہو سکی تو ہم وہ رعایت ضرور کریں گے تمہارے ساتھ۔ بس اب تم آرام کرو۔ عجیب لوگ تھے، کہیں کسی جگہ اس قدر شریفانہ تفتیش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بھی ایک ایسے شخص کے سلسلے میں جس نے ملک میں آنے والی ایک مہمان شخصیت کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان لوگوں نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ پھر وہی قید خانہ میرے لیے تھا، اور حیران کن بات یہ تھی کہ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، نہ مارنا پیٹنا، نہ کھانے پینے کی تکلیف یا پریشانی۔ بہرحال تقریباً 2.5 دن اس قید خانے میں گزارنا پڑے، اور اس کے بعد مجھے جیل کے حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس پراسرار طریقہ کار نے شدید ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لوگ ایسا انداز کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ حیرانی کی بات تھی، جیل میں بھی مجھے ایک عام سی جگہ دی گئی تھی، حالانکہ مجھ جیسے مجرم کے لیے جیل ہی میں قیام کا بندوبست کرنا تھا تو کوئی خاص طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ جیل کے دن، جیل کی راتیں، تقریباً 1 ہفتہ صبر و سکون سے گزارا، لیکن 1 ہفتے کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا۔ جیل کے خطرناک قیدی میری جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ غالباً کوئی بھی میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور جانتا بھی ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہاں کی تو ایک اپنی ہی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اس دن تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا جب ایک شخص میرے سامنے آ گیا، اور اس نے نہایت بدتمیزی سے مجھے مخاطب کیا۔ یہ لمبے چوڑے بدن کا آدمی تھا، جیل ہی کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے سوال کیا، اور وہ شخص غصے میں بھر گیا۔ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ نہیں۔ حاکم دادا۔ حاکم دادا کے نام سے جانتے ہیں لوگ مجھے؟ جانتے ہوں گے، اور میں جس سے جو سوال کرتا ہوں وہ مجھے فوراً اس کا جواب دیتا ہوگا، گویا تو میری حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں میرا سر کھا رہے ہو؟ میں بھی ایک قیدی ہوں اور کسی سے کوئی تعارف نہیں حاصل کرنا چاہتا، مگر ہم تجھ جیسے سر پھروں سے اپنا تعارف ضرور کراتے ہیں۔ حاکم دادا آگے بڑھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ دیکھو، تم عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہو، اور پھر میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے۔ میرا گریبان چھوڑو۔ جواب میں اس شخص نے ہاتھ گھما دیا، لیکن اب یہ تھپڑ میرے منہ پر نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ میں جھکا اور میں نے وہیں سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ آدمی طاقتور تھا، اس نے فوراً ہی گھوم کر ایک لات میرے پیٹ پر ماری اور اس کی کلائی میرے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اس حملے نے مجھے بھی مستقل کر دیا تھا۔ میں نے اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میرا تم سے اب بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اس نے دوسری بار مجھ پر لات چلائی، لیکن بے وقوف آدمی تھا، دوسرے کے بارے میں جانے بغیر ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ پھر سر پھرا تھا لڑائی بڑائی کا شوقین، دوسری لات میرے جسم پر نہ پڑ سکی، بلکہ میں نے اس کا پاؤں پکڑا اور اسے زوردار بل دے کر اچھال کر زمین پر دے مارا۔